उस आकृति को देखकर अनगिनत लोग चौंका देने वाली चीखें निकालने लगे। क्रूर देवदत्त। प्राचीन जाति के विशेषज्ञों के चेहरे उतर गए। इस दुनिया में देवदत्त से सबसे ज्यादा नफरत करने वाले लोग प्राचीन जातियां थी। जब प्राचीन जातियां उस समय उसका शिकार कर रही थी तो उसने उनमें से अनगिनत लोगों को मार डाला था, जिससे उन्हें अपमान सहना पड़ा था। ये इतिहास के सभी पन्नों में उनके सबसे अपमानजनक रिकॉर्डों में से एक था। अब जब देवदत्त आया तो उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि उसने वास्तव में लाइफ स्टार दायरे में उन्नति कर ली थी। यह जानना जरूरी था कि उसके भाई के मारे जाने और प्राचीन जातियों द्वारा उसका शिकार किए जाने के बाद उसके भीतर एक दिल का शैतान बैठ गया था। वाइन गॉड पैलेस में इतने सालों तक खेती करने के बाद भी वह इसे हल नहीं कर पाया था। यहां तक कि ग्रैंड एक्साई एंशिएंट नेशन के बाहर उस लड़ाई में भी देवदत्त अभी भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन दायरे के शिखर पर था। यह जानना जरूरी था कि देवदत्त एक रैंक 9 सेलेस्टियल था। सोल ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में उसने लाइफ स्टार विशेषज्ञों को काट डाला था। अब जब उसने लाइफ स्टार दायरे में उन्नति कर ली थी तो हो सकता है कि उसे रोकने में सक्षम एक भी व्यक्ति यहां न हो। न केवल प्राचीन जाति के विशेषज्ञों के चेहरे उतरे, बल्कि पिल वैली के लोगों के चेहरे भी भद्दे हो गए। वाइन गॉड पैलेस और पिल वैली के बीच औषधीय शराब सहयोग को वाइन गॉड पैलेस द्वारा जबरन समाप्त कर दिया गया था और उन्होंने पिल वैली को ग्रैंड एक्साई से निष्कासित भी कर दिया था। कसम खाई थी कि वे उनके साथ फिर कभी सहयोग नहीं करेंगे। उस समय इसने सेंट्रल प्लेन्स को हिला दिया था और पिल वैली को शर्मिंदा कर दिया था। हालांकि वाइन गॉड पैलेस ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा नहीं की थी कि वे इस सहयोग को क्यों समाप्त कर रहे थे, और पिल वैली ने भी सच्चाई को छिपाने की पूरी कोशिश की थी, ये कहते हुए कि यह सिर्फ तकनीकों का एक संघर्ष था। कोई भी दिमाग वाला व्यक्ति बता सकता था कि यह पिल वैली था जिसने कुछ अपमानजनक किया था, जिसके कारण वाइन गॉड पैलेस ने उन्हें गुस्से से निष्कासित कर दिया था। वाइन गॉड पैलेस का स्वभाव सेंट्रल प्लेन्स में बहुत अच्छी तरह से जाना जाता था। उनके शिष्य थोड़े धर्मनिष्ठ और अभिमानी थे, और शराब के दीवाने होने के कारण उनकी शैली खेती की दुनिया के मानदंडों से अलग थी। हालांकि उनके शिष्यों के चरित्र की हर किसी को प्रशंसा करनी पड़ती थी। कोई भी जो ईमानदारी से जाता और उन्हें अपनी शराब पर कुछ सुझाव देता, उसे एक सुखद आश्चर्य मिलता। हर किसी को शराब का उपहार नहीं दिया जाता था, लेकिन जब तक वे वाइन गॉड पैलेस आते थे, उनके शिष्य उन्हें अपनी शराब से दावत देते थे। जिन भी साधकों का वाइन गॉड पैलेस से संपर्क रहा था, वे उन शराब के दीवानों के लिए बहुत सम्मान महसूस करते थे। इसलिए वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों का चरित्र सोने जैसा माना जाता था। लेकिन तुलना में पिल वैली की प्रतिष्ठा इतनी अच्छी नहीं थी। बस उनकी शक्ति बहुत महान थी और कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के खिलाफ पिल वैली की चालों ने अब न केवल उनके पुराने दुश्मन हुयू सेक्ट को आने का कारण बना दिया था, बल्कि वाइन गॉड पैलेस भी हस्तक्षेप करने आ गया था। इसने उनकी मूल योजनाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। देवदत्त ने दूसरों की ओर देखा भी नहीं और सीधे राघव के पास गए। राघव, मैं तुम्हारा समर्थन करने आया हूं। क्या तुमने मेरे लिए शराब तैयार कर ली है? राघव देवदत्त को देखकर खुश हुआ, लेकिन उसने असंतुष्ट चेहरा बना लिया। कहीं तुम इतनी दूर से आए हो और शराब भी नहीं लाए हो? देवदत्त ने कोसते हुए कहा, तुम बेशर्म कमीने, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इतनी दूर और इतनी तेजी से आया कि मेरा 10 पाउंड वजन कम हो गया, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं अपनी शराब लाऊं? मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं कि तुम ऐसी बात कहने के लिए इतने बेशर्म हो सकते हो। राघव देवदत्त को बहुत अच्छी तरह से जानता था। हालांकि वो लापरवाह दिखते थे, लेकिन वो वास्तव में बहुत तेज थे। आप उनके साथ जितना ज्यादा विनम्र होते थे, उन्हें उतना ही ज्यादा महसूस होता था कि आप बात करने लायक नहीं हैं। उन्हें एक बड़ी हस्ती के रूप में न मानकर उन्हें महसूस होता था कि आपकी उनके साथ कोई साजिश नहीं है। देवदत्त का गुस्सा बॉस जितना ही विस्फोटक था, लेकिन अंतर यह था कि उनकी नजरों में वरिष्ठता जैसी कोई चीज नहीं थी। जब तक आप उनके साथ घुल मिल सकते थे, उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि आप बड़े थे या छोटे। हर कोई जिसके साथ वो घुल मिल जाता था, वो उसका भाई होता था। लेकिन दूसरे ये नहीं जानते थे
इसलिए राघव को देवदत्त से इतनी बेशर्मी से बात करते हुए देखकर और देवदत्त को ऐसा व्यवहार करते हुए देखकर कि यह सामान्य था, उन्हें यह अकल्पनीय लगा। देवदत्त को एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वाइन गॉड पैलेस में खुद को एकांत में रखने के बाद भी उनकी कहानी खेती की दुनिया में बताई जाती रही। क्रूर यांग कसाई वो एक दुष्ट व्यक्ति का एक पाठ्य पुस्तक उदाहरण थे। अनगिनत लोग उन्हें अपने लिए एक लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करते थे और कुछ तो पूजा करने के लिए उनकी मूर्तियां भी रखते थे। सुरेश आखिरकार इसे और सहन नहीं कर सका और उन दोनों को उनके कोसने के मुकाबले से बाधित कर दिया। देवदत्त, क्या तुम वाइन गॉड पैलेस का प्रतिनिधित्व करने आए हो या खुद का? मैं आधिकारिक तौर पर आया हूं। महायाजक ने मुझे राघव की ओर से गवाही देने के लिए भेजा है। बेशक अगर किसी की गर्दन खुजली कर रही है तो मैं व्यक्तिगत रूप से कार्य कर सकता हूं और अगर वे चाहें तो उनकी मदद कर सकता हूं। मैं देवदत्त निश्चित रूप से किसी भी चुनौती देने वाले का स्वागत करूंगा। महायाजक का नाम सुनकर अनगिनत लोगों ने एक ठंडी सांस ली। यहां तक कि वाइन गॉड पैलेस के महायाजक भी राघव का समर्थन कर रहे थे। सुरेश ने पूछा, तुम क्या गवाही दे रहे हो? देवदत्त ने ताना मारा, मैं क्या गवाही दे रहा हूं? क्या मुझे ये कहने की भी जरूरत है? बस राघव से पूछो और तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो बड़बड़ाया, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या गवाही दे रहा हूं? देवदत्त केवल महायाजक के निर्देशों के कारण आया था। महायाजक ने कहा था कि उन्हें किसी भी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस राघव का नेतृत्व करना था। बॉस अनिल ने देवदत्त को बुलाया, भाई देवदत्त, यहां आओ और बैठो। उनसे बात करने में समय बर्बाद मत करो। थोड़ी देर में चलो एक अच्छी शराब पीते हैं। बॉसेस देवदत्त के साथ आत्मा भाई जैसे थे, बस उन्हें पहले मिलने का मौका नहीं मिला था। सहकर्मी गर्मजोशी वाले पुरुषों के रूप में वे सभी उस समय देवदत्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करते थे और उन्होंने तुरंत परिवार जैसा महसूस किया। हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट आम लोगों को अनदेखा करता था, लेकिन वे गर्मजोशी से असली पुरुषों का स्वागत करते थे। देवदत्त हंसे, ठीक है, तो एक बार जब यह मामला हो जाता है तो हम पिएंगे। मैं तुम्हें अपनी कुछ नई शराब चखाऊंगा। ये निश्चित रूप से काफी मजबूत है। वे आठों तुरंत भाई बन गए। वे चाहते थे कि उनके सामने के लोग जल्दी करें और चले जाएं, ताकि वे शराब पी सके। माहौल बेहद अजीब हो गया। मूल रूप से इन लोगों की योजना एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को गरजते हुए जमीन पर रौंदने की थी। लेकिन इससे पहले कि वे आलोचना और निंदा शुरू कर पाते, राघव के पक्ष में एक एक करके विशेषज्ञ प्रकट हुए। हर कोई पिछले वाले से ज्यादा भयानक था। अब पिल वैली भी इस मामले को नियंत्रित करने में असमर्थ था। प्राचीन जातियां अभी भी मारने की इच्छा से भरी थी, लेकिन ये अब पहले जितनी तीव्र नहीं थी। उन्होंने अब ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वे आज एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को नष्ट कर देंगे, क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके सफल होने की संभावनाएं मूल रूप से शून्य थी। जब माहौल तनावपूर्ण हो गया तो इम्तियाज ने राघव से कहा, राघव, शांति और सद्भाव को महत्व दिया जाना चाहिए। तुम्हें अभी भी प्राचीन जातियों के सवाल का जवाब देना चाहिए। इम्तियाज ने लाचारी से अपना मुंह खोला, खांसी, अब जब इतने सारे विशेषज्ञ यहां हैं तो यह बस होता है कि हम स्पष्ट रूप से क्या हुआ इस पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि हर कोई बता पाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। वो बस अपना चेहरा मोटा कर सकता था और आगे बढ़ सकता था। राघव के लगातार रुकावटों के कारण अब उसके शब्द भी बहुत ज्यादा सावधान थे। उसने अब यह कहकर शुरुआत नहीं की कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट गलत था। उसने विजेंद्र की ओर देखा तो पाया कि उनकी आंखें बंद थी। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, नहीं उन्होंने कोई राय व्यक्त की। इम्तियाज अंदर से गुस्से में था। वो मार्शल हेवन अलायंस का प्रतिनिधित्व करने आया था। उसका काम चीजों में मध्यस्थता करना था, लेकिन विजेंद्र का रवैया उसे चिढ़ा रहा था। हालांकि वो उस गुस्से को व्यक्त नहीं कर सकता था, या ये एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को निशाना बनाने के लिए पिल वैली के पक्ष में शामिल होने के बराबर होगा। सच कहूं तो वो ठीक वैसा ही कर रहा था।
लेकिन उसे अभी भी ऐसा कार्य करना पड़ा जैसे वह नहीं कर रहा था। चूंकि विजेंद्र ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया, इम्तियाज केवल इतना ही कह सका, राघव, तुम इसमें मुख्य भूमिका हो। तुम प्राचीन जातियों को क्या स्पष्टीकरण देने जा रहे हो? इम्तियाज राघव की ओर मुड़ा और गुस्से से लगभग फट पड़ा। राघव ने अपना सिर नीचे कर रखा था और खर्राटे ले रहा था। नेहा अंदर ही अंदर हंसी और उसे धीरे से धक्का दिया। राघव, जागो, ये साथी सचमुच बुरा था। हालांकि उसके पास उसके साथ सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राघव उठने के लिए खड़ा हुआ। आह, क्या समय हो गया है। अच्छा है तो मैं घोषणा करता हूं कि सब लोग तितर बितर हो सकते हैं। संप्रदाय के नेताओं में से एक दहाड़ उठा, हरामखोर, क्या तुम गंभीर नहीं हो सकते? क्या तुम्हें लगता है कि मूर्ख की तरह काम करने से तुम खिसक पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि यहां सब बेवकूफ हैं? वो क्लियर वाइन वैली नामक एक संप्रदाय का नेता था। अतीत में इस संप्रदाय का एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के साथ कुछ संबंध था। जब एक्सुएंशन दाओ सेक्ट अपने सुनहरे युग में था तो वे उनके अधीनस्थ शक्तियों में से एक से ज्यादा कुछ नहीं थे। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का पैर पकड़कर उन्हें उनका संरक्षण मिला, या वे बहुत पहले ही अन्य शक्तियों द्वारा खा लिए गए होते। बाद में एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का पतन हो गया और क्लियर वाइन वैली ने एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के खिलाफ जाना शुरू कर दिया, यहां तक कि उनका मजाक उड़ाना और ताना मारना भी शुरू कर दिया। वास्तव में उन्होंने एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को उस समय जो खाने की पेशकश की थी जब वे उनके अधीन थे, उन्हें जबरन वापस छीन लिया गया था। वे अब दुश्मन थे। राघव ने अपनी सीट पर फिर से बैठते हुए ताना मारा, क्या तुम बेवकूफ नहीं हो? अगर तुम नहीं हो तो क्या इस दुनिया में कोई इतना मूर्ख है कि बेवकूफ बन जाए? धिक्कार है, तुम्हें अपनी किस्मत गिननी चाहिए कि मैं अभी भी फाउंडेशन फोर्जिंग दायरे में हूं। अगर मैं लाइफ स्टार दायरे में होता तो तुम में से कोई भी इस पहाड़ को छोड़ने के लिए जिंदा नहीं रहता। किसी कारण से जब उस आदमी ने बेवकूफों का उल्लेख किया तो राघव खास तौर पर गुस्सा हो गया। ये लोग सचमुच बेवकूफ थे। यह अफसोस की बात थी कि उसकी अपनी शक्ति अभी भी बहुत कम थी, अन्यथा वो उन सभी को मार देता। राइटियस पथ के ये बेवकूफ कभी भी एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की तरह ऊपर उठने में सक्षम नहीं होंगे। जैसे ही वे आपस में लड़ते थे, यहां तक कि अपने ही संप्रदाय में, वे सभी अजय नायकों की तरह थे। फिर भी जब वे करप्ट पद से लड़ते थे तो वे कुत्तों की तरह थे, यहां तक कि भौंकने की बहादुरी भी नहीं रखते थे। वे केवल साजिश रच सकते थे और आपस में लड़ सकते थे। खुद को ऊपर उठाने में असमर्थ, उन्होंने दूसरों को रोकने की पूरी कोशिश की। अगर वे बेवकूफ नहीं थे तो वे क्या थे? बॉस अनिल की आंखें तुरंत चमकने लगी और उसका हाथ पहले से ही अपनी तलवार की मूठ को छू रहा था। राघव, चिंता मत करो, जब तक तुम कहोगे मैं उस बेवकूफ को काटने में तुम्हारी मदद करूंगा। उस व्यक्ति का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने महसूस किया कि वह एक अदृश्य आभा द्वारा बंद कर दिया गया है। बॉस अनिल स्पष्ट रूप से मजाक नहीं कर रहा था। जब माहौल तनावपूर्ण हुआ तो इम्तियाज ने जल्दबाजी में कहा, राघव, शांति और सद्भाव को महत्व दिया जाना चाहिए। तुम्हें अभी भी प्राचीन जातियों के सवाल का जवाब देना चाहिए। हर कोई जानता था कि इम्तियाज बॉस अनिल का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। सच कहूं तो अब जब चीजें इस मुकाम तक पहुंच चुकी थी तो कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। वे हिम्मत नहीं कर रहे थे। जब वे पहली बार आए थे तो उन्होंने सोचा था कि इतने सारे लोगों के इकट्ठा होने से एक्सुएंशन दाओ सेक्ट जैसा पतनशील संप्रदाय बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन पहले एक्सुएंशन टावर ने अपनी शक्ति का खुलासा किया और फिर हुयू सेक्ट, हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट, हेवनली स्वॉर्ड गेट और वाइन गॉड पैलेस इसमें शामिल हो गए। अगर लड़ाई होती तो खून की नदियां बह जाती। इसलिए अगर बॉस अनिल सचमुच हमला करता और उस व्यक्ति को मार देता तो भी लड़ाई शुरू नहीं होती, क्योंकि कोई और लड़ना नहीं चाहता था। वो व्यक्ति व्यर्थ में मर जाता और कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा वे बॉस अनिल की कुछ शब्दों में आलोचना करते। इसीलिए इम्तियाज को अपना मुंह खोलना पड़ा और मुख्य बिंदु पर लौटना पड़ा।
वह देख सकता था कि आज एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को दबाना अब संभव नहीं था। सबसे अच्छी बात यह थी कि पहले इस समस्या को सुलझा लिया जाए। राघव ने पूछा, क्षमा करें, मैं अभी सो रहा था और मैंने प्राचीन जातियों ने क्या कहा वो नहीं सुना। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? सच कहूं तो उसने सुना था, लेकिन उसे बस अपनी बातों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय चाहिए था। उस प्राचीन जाति के विशेषज्ञ ने खुद को दोहराया। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट ने प्राचीन जातियों के इतने सारे विशेषज्ञों को मार डाला। यह स्पष्ट रूप से जानबूझकर था, जिसके पीछे दुर्भावनापूर्ण इरादे थे। उन्हें प्राचीन जातियों को एक स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा हम। राघव ने अंदर ही अंदर ताना मारा। यह व्यक्ति सचमुच एक मूर्ख था। उसने न केवल उसी धमकी को दोहराया, बल्कि उसका लहजा भी बिल्कुल वैसा ही था। ऐसा लगता था कि प्राचीन जातियां इस तरह से लोगों को धमकाने की बहुत आदी थी। तो फिर किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। तुम क्यों न ये समझाओ कि वह अन्यथा क्या है? इससे ये सरल हो जाएगा। बस हमें बताओ, अन्यथा क्या? राघव ने तिरस्कार पूर्वक पूछा। तुम प्राचीन जाति का विशेषज्ञ उदास हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव सीधे और सबसे जोरदार तरीके से जवाब देगा। राघव, प्राचीन जातियों का यह भाई बस गुस्से में कुछ बातें कह रहा था। तुम्हें अभी भी सवाल के मुख्य बिंदु का जवाब देना चाहिए, इम्तियाज ने कहा। हालांकि उसके शब्द मध्यस्थ के लग रहे थे, राघव सुन सकता था कि वह उसे मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। मार्शल हेवन अलायंस ने वास्तव में इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए ऐसे बेकार व्यक्ति को भेजा था। वह पूरी तरह से राघव के खिलाफ पक्षपाती था, लेकिन चूंकि वे खेलना चाहते थे तो वो उनके साथ खेलेगा। वह ऐसी चीज से कब डरा था? ठीक है, चूंकि मार्शल हेवन अलायंस हमारे संघर्षों को हल करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहता है, मेरा एक्सुएंशन दाओ सेक्ट आपकी दया स्वीकार करेगा। चलो बातों को घुमाते नहीं हैं। आज मैं पूरे धर्मी मार्ग को दिखाऊंगा कि सही कौन है। मुझे विश्वास है कि यहां मौजूद कम से कम आधे लोगों ने गुप्त रूप से एक फोटोग्राफिक जेड सक्रिय किया हुआ है। आपको इतना गुप्त रूप से काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के फॉर्मेशन शुरू से ही सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, और एक बार आज का मामला खत्म हो जाने के बाद हम इसे पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फैला देंगे ही। चूंकि यहां हर कोई एक बड़ा व्यक्ति है, मुझे यकीन है कि आपको पहचाना जाएगा। तो प्राचीन जातियों के साथी, मैं तुमसे ये पूछता हूं, जब तुम कहते हो कि श्वान मास्टर ने दुर्भावनापूर्ण इरादों के कारण जानबूझकर तुम्हारे लोगों को मार डाला, तो तुम्हारा क्या मतलब था? क्या यह स्पष्ट नहीं है? यह तुम्हारी वजह से है कि विजेंद्र ने जानबूझकर इतनी दुर्भावना से काम किया। प्राचीन जाति के विशेषज्ञ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। राघव ने अचानक अपना सिर उठाया और हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक खून के प्यासे जानवर की क्रूरता थी। तो तुम्हें पता है कि यह मेरी वजह से था? क्या तुम ही वे नहीं थे जो मेरा शिकार कर रहे थे और मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? क्या मुझे वहां बैठकर तुम्हें मुझे मारने देना चाहिए था? तुम सचमुच मूर्ख हो। अगर मेरे पास देवदत्त की कल्टीवेशन बेस होती तो मैं तुम्हारे प्राचीन जाति के क्षेत्र में टहलने जाता और देखता कि मैं कितने मूर्खों को मार सकता हूं। मैं, राघव, हमेशा इस सिद्धांत का पालन करता हूं कि अगर दूसरे मुझे नाराज नहीं करते तो मैं उन्हें नाराज नहीं करूंगा। मेरे और प्राचीन जातियों के बीच की दुश्मनी पूरी तरह से तुम्हारी तरफ से शुरू हुई है। इमेमोरियल पाथ में ये प्राचीन जातियां थी जो बहुत ज्यादा दबंग थी और मेरे खजानों के लिए मुझे मारने की कोशिश की, जिसने मुझे पलटवार करने के लिए मजबूर किया। ईस्टर्न वेस्टलैंड की दुश्मनी ईस्टर्न वेस्टलैंड में खत्म हो गई थी, लेकिन अब जब मैं सेंट्रल प्लेन्स में हूं, तुम अभी भी मुझे निशाना बनाना चाहते हो। तुमने एक बार फिर पूर्वी समुद्र में मुझ पर हमला किया और मुझे वापस हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 नेशंस एंशिएंट रेमनेंट में तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची और इसलिए मैंने एक बार फिर तुम्हारे लोगों का नरसंहार किया। इस बार डेविल स्पिरिट माउंटेन में तुमने फिर से मुझ पर हमला किया। मेरे लिए, एक फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य के लिए, तुमने इतने सारे लाइफ स्टार विशेषज्ञों को जुटाया। क्या तुम्हारी प्राचीन जातियों में कोई एस्त बची है? चूंकि मैंने तुम्हारे शिष्य को मार डाला,
तुम्हें लगा कि मेरे पीछे अपनी सीनियर पीढ़ी को भेजना स्वाभाविक है, लेकिन एक बार जब मेरे संप्रदाय के मास्टर ने उन लोगों को मारकर मुझे बचा लिया तो तुम स्पष्टीकरण की मांग करते हो। तुम मूर्ख हो। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया प्राचीन जातियों की है? केवल तुम्हें ही दूसरों को मारने की अनुमति है, लेकिन दूसरों को तुम्हें मारने की अनुमति नहीं। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई मूर्खतापूर्ण तर्क है? राघव की बातों में उसका सारा गुस्सा था। प्राचीन जातियों के साथ उसकी दुश्मनी इमेमोरियल पाथ में शुरू हुई थी। वे बहुत दूर चले गए थे, लगातार उसका पीछा कर रहे थे। कोई भी गुस्सा हो जाता, अकेले राघव जैसा विस्फोटक स्वभाव वाला व्यक्ति तो और भी ज्यादा। लेकिन किसी भी मामले में तुमने प्राचीन जातियों के लोगों को मार डाला। यह अस्वीकार्य है। पफ्ट। प्राचीन जाति के विशेषज्ञों में से एक ने अभी अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि एक्सवांशन टावर से एक सुनहरी रोशनी निकली। एक भयानक दबाव नीचे आया और वह प्राचीन जाति का विशेषज्ञ तुरंत हिल नहीं सका। वो केवल देखता रहा जब वो सुनहरी रोशनी से नष्ट हो गया। क्या यह अस्वीकार्य है? तो मैं जानना चाहता हूं, जब मैं तुम सबको मार दूंगा तो क्या होगा? विजेंद्र ने इस समय अपनी आंखें खोली। कमीने, विजेंद्र की हरकतों से प्राचीन जातियां भड़क गई। उन सबने अपने हथियार निकाले और अपनी आभाएं निकाली। हत्या शुरू करने ही वाले थे। लड़ाई शुरू हो रही है। बॉस अनिल और अन्य खुश थे। वे इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। गूंज। ठीक इसी समय आसमान गहरा हो गया और दुनिया अंधेरे में डूब गई। एक्सवांशन टावर से एक प्रकाश पुंज ने सभी प्राचीन जाति के विशेषज्ञों को घेर लिया। उस भयानक दबाव में वे सभी प्राचीन जाति के विशेषज्ञ कांप उठे और जमीन पर घुटने टेक दिए। उनके पास घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस दिव्य शक्ति के सामने अगर वे घुटने नहीं टेकते तो वे तुरंत धूल में बदल जाते। मेरा एक्सवांशन दाओ सेक्ट भले ही पतित हो गया हो, लेकिन हमारी कर्मिक किस्मत, कार्मिक लक कटी नहीं है। एक्सवांशन टावर के मौजूद होने के कारण कोई भी जो एक्सवांशन दाओ सेक्ट के भीतर अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करता है वो एक पूर्ण मजाक होगा। विजेंद्र की आवाज अंधेरे में गूंज उठी। उनकी आवाज एक भगवान की तरह थी। इस अंधेरे के भीतर एक्सवांशन टावर पूर्ण शासक था। यह इस डोमेन क्षेत्र को बनाने के लिए एक्सवांशन दाओ सेक्ट की कर्मिक किस्मत का उपयोग कर रहा था। जब तक विजेंद्र की इच्छा होती, यह यहां मौजूद सभी को नष्ट करने में सक्षम होता। इसमें पिल वैली, प्राचीन जातियों और प्राचीन परिवार गठबंधन के सभी लोग शामिल थे। वे सब हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि न केवल एक्सवांशन टावर को नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि एक्सवांशन दाओ सेक्ट के पास अभी भी इतनी भयानक कर्मिक किस्मत थी। उन्होंने उन्हें बहुत कम आंका था। इस समय एक्सवांशन टावर ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी वो इतनी थी कि उन्हें कुचलना चींटियों को कुचलने जैसा होगा। यहां तक कि देवा ने भी अपने दिव्य जादुई कर्मचारियों के साथ अपने दिल को कांपते हुए महसूस किया। अगर एक्सवांशन टावर अपनी शक्ति निकालता तो उन्हें कोई विश्वास नहीं था कि उनका स्टाफ उनकी जान बचा पाएगा। अब देवा को एहसास हुआ कि उनके सुनहरे युग में हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट को स्वर्ग के 3 संप्रदायों में सबसे निचले स्थान पर क्यों रखा गया था। उनकी नींव एक्सवांशन दाओ सेक्ट से बहुत दूर थी। जहां तक हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट की बात है, उनकी नींव और भी भयानक होनी चाहिए। बस इतना था कि हर कोई उनके पतित रूप से मूर्ख बन गया था। अब उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि उनकी नींव कितनी भयानक थी। वो क्या हम अभी भी मार रहे हैं? बॉस अनिल और अन्य ने पहले ही अपनी तलवारें निकाल ली थी। लेकिन प्राचीन जाति के विशेषज्ञों को वहां घुटने टेकते देखकर वे नहीं जानते थे कि उन्हें मारना है या नहीं। गूंज। प्रकाश पुंज गायब हो गया, अंधेरा छन गया और वह भयानक दबाव हट गया। दुनिया अपने मूल रंग में लौट आई, लेकिन हर कोई अभी भी सदमे में था। अब प्राचीन जाति के विशेषज्ञ कागज जैसे पीले खड़े हो गए। उनमें अब पहले जैसा अहंकार नहीं था। अभी अभी उन्हें लगा था कि वे मौत के करीब से गुजरे हैं। उन्हें इतना राग जैसा देखकर यहां तक कि एक पाद भी निकालने की हिम्मत न करते हुए ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। कोई आश्चर्य नहीं कि अफवाहें थी।
कि प्राचीन जातियां कमजोरों को धमकाने में विशेषज्ञ थी, लेकिन मजबूतों के सामने डरपोक थी। वे बस कागज के शेर थे जो मजबूत दिखते थे, लेकिन किसी से भी ज्यादा डरपोक थे। एक्सुएंशन टावर की शक्ति ने सबको चौंका दिया था, यहां तक कि मार्शल हेवन अलायंस के लोग भी हैरान थे। उन सबने एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को कम आंका था, ये सोचकर कि उन्होंने कहा था कि वे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को जमीन से मिटा देंगे और सेंट्रल प्लेन से उनका नाम मिटा देंगे। उन्हें एहसास हुआ कि ये कितना बड़ा मजाक था। ये थप्पड़ सचमुच जबरदस्त था। राघव ने कोल्डली कहा, प्राचीन जातियों, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि तुम्हें मेरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट या मुझे राघव को नाराज न करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम उतने आसान नहीं हैं जितना तुम सोचते हो कि धमकाया जा सकता है। तुम्हारे लिए जिसकी मुट्ठी मजबूत है वही सही है ना? हम अभी भी ऐसा कर सकते हैं। मेरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की मुट्ठी कमजोर नहीं है, बस इतना है कि हमने इतने समय में इसे नहीं निकाला है। लेकिन अगर कोई उपयुक्त लक्ष्य होता तो मेरा एक्सुएंशन दाओ सेक्ट अपनी शक्ति साबित करने के लिए इस मुट्ठी को निकालने में कोई गुरेज नहीं करता। प्राचीन जातियों को उनकी शक्ति से डराने का यह सबसे अच्छा समय था। उन्हें यहां अपना रवैया व्यक्त करना था ताकि इन बेशर्म साथियों के दिलों को हिलाया जा सके। प्राचीन जातियों के साथ बात खत्म करने के बाद राघव सुरेश की ओर मुड़ा। उसने ताना मारा, जहां तक पिल वैली की बात है, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम प्राचीन जातियों से ज्यादा बेशर्म हो। प्राचीन जातियां कम से कम सीधी थी और खुलेआम काम करती थी, लेकिन तुम्हें हर तरह की साजिशें और दुर्भावनापूर्ण योजनाएं बनानी पड़ी। तुमने वास्तव में उस मूर्ख नीरज की बात सुनी और मेरे खजाने चुराना चाहा। 4 नेशंस एंशिएंट रेमनेंट से कुणाल की बातों ने पहले ही यह सब कह दिया था। उस समय फैजल ने पिल वैली की कथित मासूमियत दिखाने के लिए अपनी जान दे दी थी, लेकिन सबक सीखने और अपने लालच और बेशर्मी को रोकने के बजाय तुमने मुझ पर अपना गुस्सा निकालने का फैसला किया। मुनीर ने कुछ यादृच्छिक बहाना बनाया और एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को बिना किसी सूचना दिए या मुझे अपनी मासूमियत समझाने का कोई मौका दिए बिना मुझ पर हमला कर दिया। तो क्या हुआ अगर हमें तुम बेशर्म मूर्खों को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा? तुम्हारे पास मेरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट से न्याय मांगने का मुंह है। क्या पिल वैली हमेशा इतना बेशर्म होता है? क्या बकवास! ये कोई यादृच्छिक बहाना नहीं है। हमें तुम्हारे ही एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के लोगों से रिपोर्ट मिली, ऐसे लोग जो दुनिया की परवाह करते हैं। उन्होंने मांग की कि हम सच्चाई की जांच करें। इसमें क्या अनुचित है? सुरेश भड़क उठे। तो क्या होगा अब आगे? जानने के लिए सुनिए राघव द इमॉर्टल एम्परर का अगला एपिसोड, सिर्फ द हॉरर हंटर यूट्यूब चैनल पर। इसमें क्या अनुचित है? मैं वास्तव में हंस रहा हूं। क्या तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया के अपराधियों को पकड़ने के प्रभारी मानती हो? कि तुम्हें होने वाली हर चीज में हस्तक्षेप करना है? तुम्हें वो अधिकार किसने दिया? चाहे कुछ भी हो, तुम्हें इसे नियंत्रित करना होगा। ये मत सोचो कि कुछ संप्रदायों की जीवन रेखा को नियंत्रित करना दुनिया को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। क्या तुम सोचते हो कि दूसरे मूर्ख हैं? जिन संप्रदायों को तुम्हारा पिल वैली नियंत्रित करने में सक्षम है, वे अनुकूलता चाहने वाली मामूली शक्तियों से ज्यादा कुछ नहीं है। वास्तविक रीढ़ और वास्तविक नींव वाले कोई भी संप्रदाय तुम्हारी इच्छा के आगे नहीं झुकेंगे। राघव हंसा और अपने मंच से चला गया। वो लाइफ स्टार विशेषज्ञों के बीच से गुजरा, उन्हें ठंडी नजर से देख रहा था। हो सकता है कि तुम अभी भी नहीं जानते कि नींव क्या है, या हो सकता है कि तुम जिस नींव को समझते हो वो अलग चीज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जिस चीज को तुम नींव कहते हो वो एक संप्रदाय के कर्मिक भाग्य, ट्रम्प कार्ड और शक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। शायद वही है जिनसे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। लेकिन आज मैं जिस नींव की बात कर रहा हूं वो उन 3 चीजों में से एक भी नहीं है। ये कहने के बाद राघव ने अचानक एक हाथ बढ़ाया और पिल वैली के कानून प्रवर्तन अधिकारी सुरेश के चेहरे पर थप्पड़ मारा। धप! एक विस्फोटक बजने वाली आवाज ने सभी को हैरान कर दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि राघव अब हमला करेगा। जहां तक सुरेश की बात है, वह राघव के शब्दों पर केंद्रित था
और उनका विरोध करने का एक तरीका तैयार कर रहा था। वह बिल्कुल भी सतर्क नहीं था। राघव ने बोलना तभी खत्म किया जब वो उसके सामने पहुंचा और फिर बिना किसी चेतावनी के उसे थप्पड़ मारा। मर। सुरेश का हाथ अचानक लपटों से ढक गया और उसने उसे राघव पर धक्का दिया, लेकिन राघव बस वहीं खड़ा रहा जैसे कि वह सुरेश के हमले को देख नहीं सकता था। भन भनाहट। अंधेरे ने एक बार फिर दुनिया को ढक लिया और असीम दिव्य शक्ति ने सुरेश पर ताला लगा दिया। वो हवा में जम गया, चलने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम देखते हो? ये एक नींव है। मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूं, जबकि तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करते। अगर तुम मुझे मारते हो तो तुम एक्सपेंशन टावर द्वारा मारे जाओगे। अब तुम्हें समझ आया कि नींव क्या है? ये एक दिल है जो निडर होकर मरने तक लड़ने को तैयार है, जो सभी बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते रहने की हिम्मत करता है। अब मैं अपनी नींव बाहर लाया हूं। मैं तुम्हारी जान के बदले अपनी जान का आदान प्रदान करने को तैयार हूं। इसलिए मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन तुम संकोच कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास वो साहस नहीं है, क्योंकि तुम मरने से डरते हो। राघव अपनी बाहों को अपनी पीठ के पीछे बांधे खड़ा था, शांत ढंग से सुरेश को उपदेश दे रहा था, जिसका चेहरा एक भयानक अभिव्यक्ति में मुड़ गया था। एक पल के लिए हर कोई मृत्युवत शांत था। इस अंधेरे के भीतर राघव और सुरेश को ढकने वाला केवल प्रकाश था। हर किसी की नजर उन पर थी। एक्सपेंशन टावर की दिव्य शक्ति के तहत उनके भाव, यहां तक कि उनके शरीर पर हर बाल भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। राघव का भाव पूरी तरह से शांत था। उसने अपनी आभा को भी मुक्त नहीं किया था, और फिर भी वो घमंडी उपस्थिति जो बाकी दुनिया को नीचा दिखाती थी, लोगों के दिलों को गहराई से हिला दिया। एक्सपेंशन टावर के प्रकाश की रोशनी के तहत वो और भी अधिक सुंदर दिखाई दिया, और उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी, जो जंगलीपन और खतरे की भावना से भरी हुई थी। इसने युवा महिलाओं के लिए एक घातक आकर्षण पैदा किया। सीमा, नेहा, शांभवी, रंजिता और अन्य सभी महिलाओं को लगा कि उनके दिल अनजाने में तेजी से धड़क रहे थे। इस जंगली हावी प्रदर्शन में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कोई और उसकी हवा की नकल नहीं कर सकता था। यह राघव के लिए अद्वितीय था। यहां तक कि प्राचीन परिवार गठबंधन की कुछ युवा महिला शिष्य भी उस प्रकाश के तहत राघव की उपस्थिति से आकर्षित हुई। उन्होंने कभी नहीं देखा या सुना था कि किसी में ऐसी अद्वितीय हवा हो। राघव के लिए फाउंडेशन फोर्जिंग रियल में एक व्यक्ति लगातार लाइफ स्टार विशेषज्ञों के चेहरे पर थप्पड़ मारना उनकी खेती की समझ को उलट दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी तुलना करने के लिए एकमात्र चीज सुरेश थी, जिसकी भयानक अभिव्यक्ति थी। यहां तक कि कोई साधारण व्यक्ति भी तुलना में असाधारण रूप से सुंदर बन जाएगा। देवदत्त, बॉस अनिल और अन्य ने प्रशंसा में सिर हिलाया। असली पुरुषों को ऐसे ही कार्य करना चाहिए। उन्हें हावी होना चाहिए और जो वे चाहते हैं वो करने की हिम्मत करनी चाहिए। लेकिन विजेंद्र निःशब्द थे। जब राघव का गुस्सा उस पर हावी हो जाता था तो वो वास्तव में कुछ भी करने में सक्षम था। स्थिति को नियंत्रित करने के बावजूद उसने फिर भी यह जोखिम लिया। वाजिद के चेहरे पर मुस्कान थी। वर्तमान राघव अभी भी 108वें मठ से वही राघव थे। उसका निडर चरित्र, जो ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग छोटा भाई है जबकि वो बड़ा भाई है, बदला नहीं था। लेकिन जिस व्यक्ति को राघव के कारण सिरदर्द होना था वो विजेंद्र बन गया था। जब वाजिद ने उस समय की सभी चीजों के बारे में सोचा तो उन्होंने कई भावनाएं महसूस की। पिछले कुछ वर्षों में राघव के शरीर से उसने समझी गई अन्नाइलेशन स्वॉर्ड दाव के कारण उसका खेती का आधार छलांग और सीमाओं से उन्नत हुआ था। वो एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंच गया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इन वर्षों के दौरान उसने अनगिनत चीजों का अनुभव किया था और कई काया पलटों से गुजरा था। उसका खुद का चरित्र बदल गया था। वो एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति जैसा था। लेकिन राघव इतने सारे हत्याकांड का अनुभव करने के बावजूद, ईस्टर्न वेस्टलैंड से सेंट्रल प्लेन्स तक अपना रास्ता मारने के बावजूद फिर भी अपना मूल दिल बरकरार रखा था।
यह कुछ ऐसा था जिसने उसे भावना से आह भरने पर मजबूर कर दिया। राघव ने सुरेश को ठंडी नजर से घूर रहा था, जबकि सुरेश ने अपने दांत भींचे और अपनी बाह को कई बार उठाया। जब तक वह अपना हाथ नीचे दे मारता, राघव निश्चित रूप से मर जाता। लेकिन उसने हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि जब राघव को मारा जाएगा तो एक्सपेंशन टावर उसे अस्तित्व से नष्ट कर देगा। उसे मारना है। उसने हिम्मत नहीं की। उसे नहीं मारना है। वो अनिच्छुक था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो पागल हो रहा है। क्या तुम देखते हो? ये एक नींव है। आज से शुरू होकर मेरा एक्सपेंशन दाव सेक्ट उठ रहा है। कोई भी जो हमें रोकने की कोशिश करेगा, उन्हें हमारे निर्दयी हमलों को सहन करना होगा। अगर कोई हमारी दृढ़ता पर संदेह करना चाहता है तो तुम आ सकते हो और हमें आजमा सकते हो। मैं जिस नींव की बात कर रहा हूं वो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए नहीं है, राघव ने व्यंग्य किया। वो मुड़ा और अपनी सीट पर वापस चला गया। जहां तक सुरेश की बात है, अंत में उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसने बस राघव को जाते हुए देखा। इम्तियाज, ये तुम्हारे मार्शल हेवन अलायंस का रुख है, सुरेश ने मांग की। इम्तियाज ने असहाय रूप से कहा, शक्ति के माध्यम से कमजोर को दबाना कुछ ऐसा नहीं है जो हम करेंगे। मुझे विश्वास है कि एक्सपेंशन दाव सेक्ट तुम्हें एक संतोषजनक जवाब देगा। इम्तियाज ने एक बार फिर गेंद को एक्सपेंशन दाव सेक्ट के पाले में वापस फेंक दिया। राघव व्यंग्य किया, मैंने पहले ही अपना जवाब दे दिया है। जहां तक प्राचीन जातियों की बात है, वे बस इसके हकदार थे। इतने लंबे समय तक मेरा शिकार करने के बाद हमारे एक्सयूएन मास्टर ने दुर्घटना से उनमें से कुछ को मार दिया। अब कोई भी पक्ष दूसरे का कुछ भी बकाया नहीं है। जहां तक पिल वैली की बात है, फैजल ने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाने की एक साजिश रची। हालांकि उसे पिल वैली द्वारा फांसी दी गई थी। मुनीर ने फिर भी मुझे मारने की कोशिश करना जारी रखा। वह भी एक्सयूएन मास्टर के हाथों दुर्घटना से मर गया। मैं इस बारे में आगे नहीं देखूंगा कि वो मुझे क्यों निशाना बना रहा था, इसलिए वो मामला भी खत्म हो गया है। और किस जवाब की आवश्यकता है? अगर राघव ने ये शुरुआत में कहा होता तो हर कोई उस पर हंसता और उसे कोसता, पिल वैली को उसकी निंदा करने में मदद करता। लेकिन एक्सपेंशन टावर की धमकी के बाद उनमें से किसी ने भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। अगर आप तर्क करना चाहते थे तो पहली चीज जिसकी आपको जरूरत थी वो शक्ति थी। अन्यथा एक बाघ एक खरगोश के साथ तर्क नहीं करेगा। अब राघव ने एक शेर की शक्ति का प्रदर्शन किया था और उसके शब्दों में पर्याप्त वजन था। ठीक है, फिर भले ही हम पहले उन दो बिंदुओं को अलग रखते। तुम्हारे एक हेवन सीजर के रूप में पद के बारे में क्या इतने सारे लोग क्यों दावा करेंगे कि तुम एक हेवन सीजर हो, और वे यहां तक कि तुम्हारे समान संप्रदाय से हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें राइटियस पाथ को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए? सुरेश ने मांग की। अभी पहले दो बिंदुओं के साथ बहस करना वास्तव में मुश्किल था, और इसलिए वह केवल राघव के हेवन सीजर के पद की ओर मुड़ सकता था। सिर्फ यही एक बिंदु राघव को मारने के लिए पर्याप्त था। और भले ही उसे नहीं मारा गया, एक्सपेंशन दाव सेक्ट दुनिया का दुश्मन बन जाएगा और जल्दी से नष्ट हो जाएगा। कोई भी उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए सुरेश का लक्ष्य अभी भी हासिल हो जाएगा। राघव हल्का सा मुस्कुराया। बहुत पहले से जानता था कि वह ये कहेगा। वे लोग कहां हैं जो ऐसा कह रहे हैं? उन्हें बाहर आने दो और गवाही दे। तुम उन्हें बाहर आने के लिए कहते हो? ठीक है। सुरेश की आवाज के बाद एक्सपेंशन दाव सेक्ट के चोगे पहने हुए 10 से अधिक शिष्य बाहर चले गए। सभी हम गवाही दे सकते हैं कि राघव एक हेवन सीजर है, एक भिन्न हेवन सीजर। हमने व्यक्तिगत रूप से ड्रैगन ब्लड लीजन में बदलाव देखा। वे सभी शिष्य संदिग्ध बिंदु उठाना शुरू कर दिए। कुछ ने यहां तक कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राघव को उन्हें मारने के बाद अन्य लोगों के स्पिरिट ब्लड को निकालते हुए और उसे ड्रैगन ब्लड लीजन के शिष्यों में इंजेक्ट करते हुए देखा था। उन्होंने उन ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स के सेलेस्टियल रैंक को वहीं और तब उन्नत होते हुए देखा था। राघव, क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ कहना है? ये शिष्य सभी तुम्हारे एक्सपेंशन दाव सेक्ट के लोग हैं। सही।
उनके तुम्हें दोषी ठहराने के लिए हमने भी उन पर पूरी तरह से भरोसा करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए हमने यहां तक कि उनकी आत्माओं की जांच की और पाया कि वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए हम तुम्हें पकड़ना चाहते थे, राइटियस पाथ की सुरक्षा के लिए। क्या इसमें कुछ भी गलत है? अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो तुम उनकी यादों की जांच करने के लिए अपनी खुद की सोल सर्च कर सकते हो। सुरेश ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, यादें बदलना, लोगों को सम्मोहित करना, आध्यात्मिक जादू टोना, मैंने बहुत पहले ऐसी चीजों के साथ खेलना बंद कर दिया था। ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में तुम्हें अधिक आंका था। क्या तुम्हारा पिल वैली सिर्फ सूअरों का एक समूह है? तुम सोचते हो कि कुछ यादें बदलना मुझे मरवाने के लिए पर्याप्त है? क्या तुम नहीं जानते कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में सब कुछ रीइंकार्नेशन मिरर के दृश्य के तहत है? राघव ने व्यंग्य किया। बस इसी क्षण हवा में एक दृश्य दिखाई दिया। यह दृश्य गवाही देने वाले शिष्यों को गुप्त रूप से संप्रदाय से बाहर निकाले जाने को दिखाता है, या तो रहस्यमय विशेषज्ञों द्वारा, धन या संसाधनों के चारा द्वारा, या यहां तक कि आकर्षक महिलाओं द्वारा। सभी दृश्य वहां थे। धिक्कार है, वो लड़की इतनी आकर्षक है, वो मुझे लुभाने क्यों नहीं आई? अय्या, अर्जुन भावनात्मक रूप से आ भरने के बीच में था जब नेहा ने उसे दूर लात मार दी। ये छोटा साथी एक बार फिर बेलगाम हो रहा था और जो कुछ भी उसके मन में था वो कह रहा था। अर्जुन ने जल्दी से बहस की, मेरा मतलब है कि अगर वो मुझे लुभाने आती तो मैं उसे दिखाता कि लोहे का दिल और अपरिवर्तनीय विश्वास क्या होता है। मैं बॉस के प्रति अपनी अमर निष्ठा दिखाऊंगा। चुप रहो। अगर तुमने बात करना जारी रखा तो मैं तुम्हें बहन तिलोत्मा के पास भेज दूंगा। राघव लगभग खून खांस पड़ा। अर्जुन के तत्काल प्रदर्शन ने राघव ने कड़ी मेहनत से बनाए गए माहौल को कमजोर कर दिया। राघव वास्तव में उसे थप्पड़ मारना चाहता था। ओ भव्य कानून प्रवर्तन अधिकारी सुरेश, रीइंकार्नेशन मिरर मेरे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की मुख्य दिव्य वस्तुओं में से एक है। तुम संदेह नहीं करोगे कि हम ऐसी चीज का नकली करेंगे, है ना? राघव ने सुरेश को देखा। इस समय सुरेश का चेहरा लाल और सफेद के बीच बदल गया। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कुत्ते की विष्ठा का एक ढेर खाया हो और उसे निगल नहीं सकता था, नहीं वो उसे थूक सकता था। एक पल के लिए हर कोई शांत था। उनकी सभी निगाहें सुरेश पर थी। तो क्या होगा अब आगे जानने के लिए सुनिए राघव द इमॉर्टल एम्परर का अगला एपिसोड, सिर्फ द हॉरर हंटर यूट्यूब चैनल पर। रीइंकार्नेशन मिरर एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के मुख्य खजानों में से एक था और इसमें अपनी अद्भुत क्षमताएं थी। रीइंकार्नेशन मिरर में आसमानी शक्तियों के आधार पर अतीत और भविष्य का अनुमान लगाने की भी क्षमता थी। इस मामले का कारण तुरंत सामने आ गया। सुरेश अतुलनीय रूप से क्रोधित था। उसने पहले ही मर चुके मुनीर की सभी महिलाओं से इस मामले के बारे में पूछा था, लेकिन उसके हिस्से में अपर्याप्त समय के कारण वो इन गवाहों के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। जब मुनीर ने डेविल स्पिरिट माउंटेन में राघव को निशाना बनाया था तो उसने पिल वैली से शपथ ली थी कि जब गवाहों की बात आएगी तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उसका मतलब था कि कोई समस्या नहीं होगी कि राघव को पकड़ने के बाद वो गवाहों को मार डालेगा और केवल राघव के खिलाफ गवाही देने की उनकी रिकॉर्डिंग ही छोड़ेगा। एक बार जब वे लोग मर जाते तो मुनीर दोष एक्सपेंशन दाओ सेक्ट पर भी डाल देता। ये कहानी बनाता कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट ने सच्चाई को छिपाने की कोशिश करने के लिए उन लोगों को मार डाला था। दुर्भाग्य से मुनीर का जीवन विजेंद्र द्वारा छोटा कर दिया गया और उसने अपना मिशन पूरा नहीं किया था। जहां तक सुरेश की बात है, वो मुनीर की इस योजना के बारे में नहीं जानता था, जिसके कारण उसने आज एक बहुत बड़ी गलती की। वो खुद ही ठगा गया। कोई निश्चित रूप से तुम्हारे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा होगा। शायद तुम्हारे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट ने बस किसी को नाराज कर दिया होगा। मुझे इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सुरेश ने तुरंत इस मामले से अपने सभी संबंध काट दिए। पिल वैली को निश्चित रूप से दूसरों को फंसाने वाले का नाम नहीं दिया जा सकता था, अन्यथा वे अपना सारा चेहरा खो देंगे। 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेषों में पिल वैली कह सकता था कि राघव के खिलाफ फैजल की साजिश एक व्यक्तिगत शिकायत के कारण थी।
ज्यादा से ज्यादा पिल वैली यह कहेगा कि फैजल दोषी था और उसे फांसी दे देगा। यह धर्म मार्ग को एक स्पष्टीकरण के रूप में गिना जाता। लेकिन अब बात अलग थी। सुरेश पिल वैली के कानून प्रवर्तक के रूप में अपनी स्थिति के तहत आया था। अगर वह स्वीकार करता है कि यह पिल वैली द्वारा किया गया था, तो यह वास्तव में पूरा पिल वैली दूसरों को फंसाने वाला होगा। तुम्हें नहीं पता था? अगर तुम्हें नहीं पता था, तो तुम इतनी हठपूर्वक क्यों जोर दे रहे थे कि मैं एक हेवन सीजर हूं? तुमने तो मुझे खुलेआम शिकार भी किया। क्या तुम सब बेवकूफ हो, या तुम बस किसी और की कही गई बातों पर विश्वास करते हो? तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारा बहुत पहले खोया हुआ पिता हूं? राघव ने उपहास किया। क्या उसने सोचा कि लोग इस बहाने पर विश्वास करने के लिए काफी बेवकूफ थे? राघव, शायद कुछ गलतफहमी है। किसी भी तरह सुरेश पिल वैली के एक वरिष्ठ हैं। तुम्हें अपनी आवाज पर ध्यान देना चाहिए। इम्तियाज ने सुरेश को उसकी दुविधा से बाहर निकालते हुए डांटा। क्या एक वरिष्ठ बेतरतीब ढंग से किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा सकता है? क्षमा करें, लेकिन मैं वो बकवास नहीं ले रहा हूं। राघव ने उपहास किया। राघव, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? इम्तियाज का हाव भाव बिगड़ गया। उसने अब मार्शल हेवन अलायंस के हिस्से के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके उसे दबाने की कोशिश की। इतना उदार बनने की कोशिश मत करो। तुम वो नहीं हो जिसका शिकार किया गया था। आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट उठ रहा है। तुमने हमारे तुरुप के पत्तों को देखा है और तुमने हमारा रवैया स्पष्ट रूप से देखा है। अगर तुम मरना चाहते हो तो किसी भी समय आओ। मेरा एक्सपेंशन दाओ सेक्ट आखिरी योद्धा तक, हमारे खून की आखिरी बूंद तक तुम्हारा साथ देगा। तो या तो लड़ो या भागो, लड़ो या भागो, लड़ो या भागो। राघव की आवाज का अनुसरण करते हुए ड्रैगन ब्लड सैन्य दल ने सभी ने अपने हाथ उठाए और जयकार की। उनकी आवाजें आकाश को हिला रही थी। उसी समय एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के हर शिष्य की चीखें संप्रदाय को भर गई। उनकी चीखों ने उनकी जिद्दी युद्ध की मंशा को व्यक्त किया। हालांकि इन शिष्यों के खेती के आधार कम थे, वे अविश्वसनीय रूप से एकजुट थे। इस हद तक कि इन लाइफ स्टार विशेषज्ञों के हाव भाव भी बदल गए। वे सभी अपने संप्रदायों के उच्च अधिकारी थे और कुछ तो उनके संप्रदाय मास्टर भी थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी एक संप्रदाय के शिष्यों को इतना एकजुट नहीं देखा था। वे सभी एक साथ चिल्ला रहे थे। यह उमड़ती हुई युद्ध की मंशा और निडर ड्राइव नकली नहीं हो सकती थी। यह मामला यहां समाप्त हो सकता है। मेरा पिल वैली जांच करेगा कि क्या हुआ और कौन जानबूझकर तुम्हारे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को नुकसान पहुंचा रहा था। हम निश्चित रूप से तुम्हें न्याय दिलाएंगे। सुरेश ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। इस मामले को एक तरफ धकेलते हुए उसने आगे कहा, हालांकि क्या तुम हमें अपने ड्रैगन ब्लड सैन्य दल की अजीब उन्नति के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाले हो? सुरेश केवल चीजों को मोड़ने के लिए इस एक बिंदु का उपयोग कर सकता था। अगर राघव जवाब देने से मना कर देता है तो धर्म मार्ग इसे स्वीकार नहीं करेगा। यह रहस्य कुछ ऐसा था जिसे हर कोई जानना चाहता था। इससे पहले पिल वैली इस रहस्य को अपने लिए लेना चाहता था, लेकिन अब वो संभव नहीं था। इसलिए वे इसे सभी के साथ साझा कर सकते थे, चाहे राघव वास्तव में उन्हें बताए या नहीं। यह इन लोगों के लिए फायदेमंद होगा। यह कैसे हुआ कि राघव, कोई भी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति नहीं, ड्रैगन ब्लड सैन्य दल को पालने में सक्षम था? अगर वे यह रहस्य सीख लेते हैं तो वे अपने शिष्यों को भी उन्नत कर सकते हैं। यह सही है। यह एक समस्या है जो धर्म मार्ग की एकता को खतरे में डालती है। यह इस दुनिया की शांति को खतरे में डालती है। इसलिए तुम्हें हमें बताना होगा। सुरेश का अनुसरण करते हुए अन्य लाइफ स्टार विशेषज्ञ उनकी भावना को प्रतिध्वनित करने लगे। एकता और शांति, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? धर्म मार्ग कब एकजुट या शांतिपूर्ण रहा है? जब तुम दूसरों को उठते हुए देखते हो तो तुम भ्रष्ट मार्ग से भी ज्यादा दुष्ट होते हो। ये ऐसा है जैसे तुम सोचते हो कि जब हम मजबूत होंगे तो हम तुम्हारे पूर्वजों की कब्रें खोदेंगे। राघव ने उपहास किया। उनके आत्मधर्मी हाव भाव को देखकर उसे लगा जैसे उसे उल्टी हो जाएगी।